वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2006 में रिलीज हुई एक बढ़िया फील गुड मूवी। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी है दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज मिस नहीं करनी चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि ये कहानी एक अमीर दादा की और उसके बिगड़े पोते की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत में हैमिल्टन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसका क्लोज फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर हॉवर्ड गुजर गया है बेचारा। और ये हैमिल्टन की असिस्टेंट जिसका नाम है हेस्टिंग्स, जो हैमिल्टन को दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। हॉवर्ड का फ्यूनरल होता है जिसमें उसके परिवार वाले आए होते हैं, लेकिन जरा भी दुखी नहीं लगते। सिर्फ हैमिल्टन ही अंदर से उदास होता है। ऐसे में वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से लाउड म्यूजिक सुनाई देता है। उसमें से एक आदमी मुंह में सिगरेट लिए ऐसे उतरता है जैसे कि वो फ्यूनरल में नहीं किसी पार्टी में आया हो। और दोस्तों पता है कौन है ये हॉवर्ड का पोता, नाम है जैसन। उसकी माँ उसको डांटती भी है कि यहाँ तुम्हारे दादाजी का फ्यूनरल चल रहा है और तुम इस तरह आए हो यहाँ पर, और वो भी इतना लेट। जैसन पूछता है तो क्या दफना दिया उन्हें, अब मैं चलूं। इससे साफ पता चलता है कि अपने दादाजी से उसको जरा भी प्यार या लगाव नहीं है। फ्यूनरल के बाद हॉवर्ड के बेटे और उनके परिवार वाले ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ हॉवर्ड का वसीयतनामा पढ़ा जाएगा। सभी उतावले हो रहे होते हैं कि पिताजी के पास कितना धन होगा और वो किसके लिए कितना छोड़ गए होंगे। अब हैमिल्टन वसीयतनामा पढ़ना शुरू कर देता है। प्रॉपर्टी का अमाउंट सुनकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि वाह, हमें जन्म जन्मांतर के लिए कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना धन कमाया है पापा जी ने। लेकिन वसीयत में ये लिखा होता है कि हॉवर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा अपने बेटों को नहीं दिया, बल्कि एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है, और बचा कुचा कुछ उन्होंने अपने 2 बेटों, एक बेटी और एक बहू के नाम किया हुआ है। असल में उनका एक बेटा बहुत पहले चल बसा था, उसी की वाइफ के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दिया है। अब बड़ा बेटा तो उठकर चला जाता है कि इस अमाउंट का मैंने क्या करना है, किसी भिखारी को भीख में दे दीजिए। बेटी के लिए भी वो 10,000 एकड़ की जमीन छोड़ गए थे, लेकिन बेटी भी उसको ठुकरा कर चली जाती है कि 10,000 एकड़ में मैंने कौन सा हल चलाकर खेती करनी है। अगला बेटा भी इसी तरह गुस्से में निकल जाता है क्योंकि उसे भी कोई तगड़ा अमाउंट नहीं मिला होता है। फिर अपनी बहू को यानी जैसन की माँ को हॉवर्ड ने अपना एस्टेट दिया था। जब तक वो जिंदा है उस एस्टेट के मुनाफे से अपना गुजारा कर सकती है और वहाँ पर रह भी सकती है, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकती क्योंकि वो भी ट्रस्ट को ही बिलोंग करेगा। लेकिन ये देखिए दोस्तों, वो गुस्सा नहीं होती बल्कि उसको तसल्ली होती है कि कम से कम ससुर ने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इतना तो दिया, वो भी चली जाती। अब मेरे लिए तो दादाजी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। ये सोचकर जैसन भी वहाँ से जाने ही लगता है तो हैमिल्टन उसको बुलाता है। अब हैमिल्टन के पास एक बॉक्स और एक सील क्या हुआ कवर होता है। हैमिल्टन जैसन के सामने उसे खोलता है तो उसके अंदर बॉक्स की चाबी होती है। बॉक्स के अंदर होता है एक वीडियो कैसेट जिससे वो प्ले करता है। जब हॉवर्ड ने वसीयत लिखी थी ना, तब उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था जिसमें उन्होंने जैसन के लिए कुछ खास कहा होता है। जब तक दादाजी जिंदा थे तब तक उन्होंने जैसन के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उन्हें यकीन हो चुका था कि परिवार की धन दौलत को जैसन हवा में उड़ा रहा है। ना उसे लाइफ की समझ है, ना पैसों की अहमियत समझता है वो, और बिना एक भी पैसा कमाए वो लाखों का खर्च कर रहा है। वो कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो है द अल्टीमेट गिफ्ट। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास टास्क बताए हैं हैमिल्टन को। अगर तुम उन टास्क को पूरा करोगे और हैमिल्टन तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब जाकर तुम्हें मेरा वो अल्टीमेट गिफ्ट मिलेगा। हैमिल्टन जैसन को हॉस्टन जाने का टिकट देता है और कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जो पहला टास्क दिया है ना, वो यही है। साथ ही एक एडवांस्ड मोबाइल फोन भी देता है, मतलब 2006 में बहुत ही एडवांस्ड फोन था वो कहते हैं कि सुनो, इस फोन के जरिए तुम हमसे वीडियो कॉल पे बात कर पाओगे, हमसे कम्युनिकेट कर पाओगे, ओके, और तुम्हारे दादाजी के वीडियोस और ऑडियोज सब इसी में है। जैसन पूछता है कि आखिर वो टास्क है क्या, मुझे हॉस्टन में करना क्या है। हैमिल्टन कहता है वो तो मैं भी नहीं जानता, तुम बस हॉस्टन जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसन को गुस्सा भी आता है कि मैं बेवकूफ हूँ क्या जो बिना कुछ जाने हॉस्टन चला जाऊंगा। मुझे ना दादाजी का कोई गिफ्ट चाहिए और ना उनका कोई टास्क मैं करूंगा, कहकर जैसन चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो बहुत ही उतावली होती है कि दादाजी ने तुम्हें कितनी प्रॉपर्टी दी है। जैसन कहता है ठेंगा दिया, पर हाँ हैमिल्टन ने कहा है कि उन्होंने मेरे लिए कोई अल्टीमेट गिफ्ट रखा हुआ है और मुझे उसको लेने हॉस्टन जाना होगा, पर मैंने तो साफ मना कर दिया। पर अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हॉस्टन जाने में तुम्हारा जाता ही क्या है, हो सकता है सच में दादाजी ने तुम्हारे लिए हॉस्टन में कोई बड़ी प्रॉपर्टी रखी होगी और उसके बारे में वो अपने बेटा बेटी को बताना नहीं चाहते होंगे, हो सकता है। जैसन को भी अब लालच आ जाता है और अगले ही दिन वो चला जाता है हॉस्टन के लिए। पहले तो बाइक में ओवर स्पीडिंग करने की वजह से पुलिस पीछे पड़ जाती है, लेकिन जैसन बाइक को एयरपोर्ट के आगे छोड़कर हैमिल्टन से वो मोबाइल डिवाइस और टिकट्स लेकर अंदर चला जाता है। फ्लाइट में वो ये तक नहीं देखता कि उसकी सीट कौन सी है, सीधे जाकर बिजनेस क्लास में आराम से बैठ जाता है क्योंकि बिजनेस क्लास से कम वाले किसी में भी जाने की उसको आदत थी नहीं। और केबिन क्रू उसको उठा देते हैं कि सर आपकी सीट इकोनॉमी क्लास की है, आपको वहीं बैठना होगा। जैसन तो भड़क जाता है कि मैं कितने बड़े घर का हूँ पता है तुम्हें। वो कहते हैं कि सर ये आपका घर नहीं फ्लाइट है, जो टिकट में लिखा है वही हम बता रहे हैं। अब यहाँ जैसन को पता चलता है कि इस पॉइंट के बाद उसकी लाइफ में सहूलियत और लग्जरी के सारे पर काट दिए गए हैं और हैमिल्टन ने जानबूझकर उसके लिए इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की है। शायद ये भी दादाजी की शर्त थी। वहाँ की सीट में एक तरफ एक आदमी नींद में बार बार उस पर गिरता है
तो दूसरी ओर एक बेबी चिल्लाकर उसके कान पकड़ देती है। पहली बार इस तरह ट्रैवल करके उसे बड़ा गुस्सा आता है और हॉस्टल में लैंड करते ही वो हेस्टिंग्स को कॉल करके खूब चिल्लाता भी है कि मुझे इस तरह टॉर्चर करने का क्या मतलब है। तब एक आदमी पीछे से आता है और हंसकर कहता है कि तुम जैसन हो ना, बिल्कुल अपने दादाजी पे गए हो। मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, नाम है गस्टो। गस्टो जैसन को अपनी कार में एक दूर दराज के गाँव में लेकर जाता है। रास्ते में वो जैसन को बताता भी है कि तुम्हारे दादाजी यानी कि मेरे दोस्त हॉवर्ड जैसा आदमी ना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना मेहनती था वो। बहुत देर सफर करने के बाद आखिर वो गस्टो के घर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसन कहता है कि सर आप बस मुझे मेरा वो गिफ्ट दे दीजिए जो दादाजी ने कहा था, मैं वापस चला जाऊंगा। गस्टो तो हंसता है कि बेटा पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, इतनी जल्दी क्या है। अब जैसन आसपास देखता है, लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय इस घर के, ना कोई दुकान, ना मॉल, ना कोई पब। ये तो जंगल में ले आया मुझे। गस्टो कहता है कि बेटा कल सुबह 5 बजे उठ जाना वरना ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसन को तो 10 बजे से पहले उठने की आदत ही नहीं है। खैर रात भी होती है। अब वहाँ तो बड़े घर में एसी रूम में सोने वाला जैसन, यहाँ नींद थोड़ी आने वाली है उसको। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की सोचता है लेकिन यहाँ फोन पे सिग्नल भी नहीं होता। यार ये किस नरक में डाल दिया इन्होंने मुझे, ये सोचकर वो परेशान हो जाता है। खैर सुबह हो जाती है। गस्टो आकर उसको जगाता है और कहता है कि बेटा तुम 5 बजे नहीं उठे तो ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है। खैर मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ, जरा उठ जाओ। लेकिन जैसन उठने का नाम ही नहीं लेता तो गस्टो एक इलेक्ट्रिक रॉड से उसको शॉक लगा देता है। तब जाकर वो उठता है। अब किचन में ब्रेकफास्ट के ब्रेड का एक टुकड़ा पड़ा होता है जो वो फेंकने जाते हैं। जैसन तो भूख के मारे उसे उठाकर मुंह में डाल देता है। फिर गस्टो उसे कार में घर से बहुत दूर लेकर जाता है। एक बड़ी जमीन के आगे गस्टो कार रोकता है। वहाँ वो कोई गड्ढा खोदकर खंबा लगा रहा होता है। जैसन भी बड़े आराम से कार पे पीठ लगाकर ये तमाशा देख ही रहा होता है। लेकिन फिर गस्टो कहता है कि बेटा एक खंबा तो मैंने गाड़ दिया, अब इसी तरह इस पूरी जमीन पर खंभों की कतार लगानी होगी तुम्हें और उसमें फेंस भी लगाना है। सुनकर तो जैसन चौंक जाता है कि क्या मैं अकेला और वो भी इतनी बड़ी जमीन पर फेंस कैसे लगाऊंगा। गस्टो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, गहरे गड्ढे खोदो, अच्छे से खंबे गाड़ो, एकदम टाइट फेंस लगाओ। अब जिस आदमी ने आज तक इधर की चीज उठाकर उधर ना रखी हो वो इतनी मेहनत का काम कैसे करेगा, सोचिए जरा। वो तो सुबह से शाम तक उन खंभों पर लेटकर सो ही जाता है, फिर घर आकर फोन सिग्नल ढूंढने में लग जाता है। गस्टो सोच में पड़ जाता है कि इस टेढ़े लड़के को मैं सीधा कैसे करूं। 3 दिन बीत जाते हैं और रोज वो जैसन को जमीन पे लेकर जाता है लेकिन जैसन एक भी काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से अगले दिन उसको सिग्नल मिल जाता है और वो सीधे करता है बात अपनी गर्लफ्रेंड से। वो पूछती है कि वैसे तुम्हें गिफ्ट में मिला क्या हाउस्टन में। जैसन कहता है कि मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी जगह दी गई है, शायद यही मेरा गिफ्ट था। पूछती है बड़ी जगह मतलब कोई मॉल है क्या। जैसन ये कहकर कॉल काट देता है कि मैं लौट कर सब बताऊंगा, अभी बहुत बिजी हूँ प्लीज। जैसन समझ आता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो गस्टो जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन वो 5 बजे से पहले उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करके उस जमीन पे पहुंच भी जाता है। पहली बार वो मेहनत का कोई काम करने वाला है। खंबे गाड़ कर जैसे तैसे फेंस लगा देता है लेकिन एकदम ढीला ढाला। गस्टो अब उसको टेस्ट करने के लिए खंबे पे रस्सी बांधकर कार से उसे खींचता है तो सारे के सारे खंबे नीचे चले जाते हैं। गस्टो कहता है कि बेटा इस तरह से फैंस नहीं बनता, तुम्हें इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब जैसन थोड़ी और लगन से उस फैंस को बनाना शुरू कर देता है। लगभग 1 महीना मेहनत करके वो उस फैंस को पूरी तरह से लगा भी देता है। इस बार गस्टो चेक करता है तो वो चीज उसको एकदम परफेक्ट लगती है और यहाँ उसको जैसन की मेहनत साफ नजर आती है। वो कहता है कि बेटा अब तुम लाइफ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो, यहाँ पर तुम्हारा टास्क पूरा हुआ। इस तरह वो खुशी खुशी उसे वापस भेजने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है। तब वो जैसन को बताता है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा था कि एक दिन मेरा पोता तुम्हारे पास आएगा, उसे तुम ये सिखाना कि मेहनत किसे कहते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तुमने सीख भी लिया कि मेहनत क्या चीज होती है। तुम देखना लाइफ में जरूर सफल बनोगे। कहकर वो जैसन को वहां उतार देता है। जैसन पूछता है कि सर आपने जो कहा वो मैंने कर दिया, कम से कम अब तो मुझे वो अल्टीमेट गिफ्ट दे दीजिए। और इस पर गस्टो हंसकर चला जाता है। जैसन की कुछ समझ में नहीं आता। वो वापस आकर हेस्टिंग्स और हैमिल्टन से पूछता है कि क्या है, कहाँ है मेरा गिफ्ट। वो कहते हैं कि तुमने वहाँ मेहनत का पाठ सीख लिया है बेटा, वही है तुम्हारा अल्टीमेट गिफ्ट। तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि तुम्हारा हर एक टास्क अपने आप में तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा और जब तुम उन सारे गिफ्ट्स को पालोगे तब जाकर तुम्हें उनका वो अल्टीमेट गिफ्ट मिलेगा। अब जैसन को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि ये क्या है, मुझसे नहीं होगा ये सब। हैमिल्टन कहता है कि अगर नहीं होता तो छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसन भी जरा शांत होता है और कहता है कि मैं करूंगा ना सर, लेकिन सारे टास्क करने के बाद मुझे एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, है ना। इस तरह वो पैसों के लालच में पूछ रहा होता है तो हैमिल्टन कहता है कि बेटा तुम्हारे दादाजी ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा ही सोच के रखा होगा। अगर तुम अब आखिर तक कोशिश करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अगला टास्क देने को तैयार हूँ, वरना यही बात खत्म। जैसन भी कहता है कि ठीक है सर मैं करूंगा। फिर वो अपनी लग्जरी कार लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। नीचे कार को पार्क करके वो अपने फ्लैट में जाता है तो वो एकदम खाली होता है। वो चौंक भी जाता है कि क्या हो गया। नीचे आता है तो उसकी लग्जरी कार भी गायब।
फिर पता चलता है कि ये भी दादाजी का एक प्लान था जिसे हैमिल्टन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जैसन को अगला टास्क दिया जाता है। जैसन को एक अच्छे और विश्वसनीय दोस्त को ढूंढना है, बस इतनी सी बात है। वो कहता है कि ओके, कल ही ढूंढ लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कहकर जैसन चला जाता है और एक बड़े रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो फिर पूछती है कि आखिर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। जैसन कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मेरे पास रहने को घर नहीं है। वो चौंक जाती है कि तुम्हारा फ्लैट का क्या हो गया। कहता है कि उसका रिनोवेशन चल रहा है ना, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर रह लूं। इतने में उसका बिल आ जाता है तो जैसन वेटर को अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन कार्ड हो जाता है डिक्लाइन। फिर जैसन दूसरा कार्ड देता है तो वो उसको लेकर जाते हैं। इसी बीच जैसन बताता है कि मेरे दादाजी ने मुझसे मेरा फ्लैट भी छीन लिया और मेरी कार भी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और तब वो दूसरा कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है और वो उसको लौटा देते हैं। जैसन की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि इसका तो सब कुछ जब्त हो चुका है, अब इसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। ये सोचकर वो जैसन से गुस्सा होकर चली जाती है। बेचारे के पास बिल तक के पैसे नहीं होते। फिर वो पैसों के लिए अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन एक भी दोस्त उसका बिल भरने को तैयार नहीं होता। हालांकि पहले तो जैसन ने उनके लिए कॉस्टली गिफ्ट्स, शराब, हर चीज खरीद कर दी थी, वो भी अपने दादाजी के पैसों पर। अब वो रियलाइज करता है कि जो जरूरत पड़ने पर काम आए वही सच्चे दोस्त होते हैं, बाकी तो सब पैसों की मोह माया है। फिर वो अपनी माँ से पैसे मांगने जाता है, लेकिन लगता है हैमिल्टन ने उनको भी जैसन को पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि वो ना तो इन टास्क के बारे में जानती है और ना ही किसी अल्टीमेट गिफ्ट के बारे में। जब माँ ही मदद नहीं करती तो वो टूट जाता है और अब तो उसका फ्लैट भी नहीं रहा। वो किसी और के गार्डन में जाकर सो जाता है। सुबह वो लोग जैसन को वहां से भगा भी देते हैं कि निकल। फिर वो एक पार्क में जाकर एक बेंच पर सोने वाला होता है, लेकिन तब एक भिखारी आकर उससे झगड़ा करने लगता है कि ये मेरी बेंच है। जैसन कहता है कि इस पार्क में ढेरों बेंच है, तुम्हें यही चाहिए क्या। वो कहता है कि हाँ, यही मेरा लकी बेंच है, तो चलो फिर टॉस करते हैं, इधर तुम्हें सोना है या मुझे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन टॉस करने के लिए उसके पास एक सिक्का भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं होता। तब एक छोटी लड़की आती है और कहती है कि मेरे पास सिक्का है, ये लो टॉस कर लो। लेकिन भिखारी सिक्का लेकर भाग जाता है। वो जैसन से कहती है, उसको पकड़ो अंकल, मेरा सिक्का लेकर चला गया वो। जैसन भी कहता है कि उसको जाने दो, कम से कम मुझे बेंच तो मिला। कहकर वो एकदम आलसी आदमी की तरह वहां लेट जाता है। इन्हें बात करते हुए देखकर उस लड़की की माँ आ जाती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मेरी बेटी हर किसी से बात करने लगती है, जरूर आपको तंग कर रही होगी। जैसन कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है और जैसन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस छोटी लड़की को लेकर जाऊं, इसको अपना सच्चा दोस्त बनाऊं, तब तो ये टास्क भी पूरा हो जाएगा। वो उसकी माँ से पूछता है, क्या आज एक दिन के लिए आप अपनी बेटी को मेरी दोस्त बनाकर मेरे साथ भेजेंगी। तो वो पहले तो चौंक जाती है कि इस तरह किसी अजनबी के साथ अपनी बेटी को क्यों भेजेगी। वो इनकार करके चली जाती है। ऑफ कोर्स यार, मना करना ही था उसने। कुछ हफ्ते बीतते हैं और इन दिनों में जैसन के पास ना तो घर होता है ना पैसा। वो किसी के गार्डन में सोता है तो कभी किसी के पार्क में। कुत्ता भी उसको चेस करता है। खाना नहीं मिलता तो वो सड़कों पर भटकता रहता है। पर हाँ, इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है। देखकर जैसन को समझ आ जाता है कि आज तक उसकी लाइफ में एक भी सच्चा दोस्त नहीं था, सब बस उसके पैसों से मतलब रखते थे। और दादाजी के इस प्लान में उसको ये भी सीख मिल जाती है कि सच्चे दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगले दिन पार्क में उस माँ और बेटी से भिखारी खाना छीन रहा होता है, लेकिन तब जैसन उसके बेंच पे बैठने की एक्टिंग करके उसे वहां से भगा देता है। ये सब उन दोनों को काफी फनी लगता है और उस छोटी बच्ची को जैसन पसंद आ जाता है। इस बच्ची का नाम है दोस्तों एमिली और उसकी माँ का नाम है एलेक्सिया। वो जैसन को अपना खाना देती है और तब जैसन उन्हें अपने बारे में सब बताता है। एलेक्सिया तो हैरान रह जाती है कि क्या तुम इतने रईस आदमी के पोते हो। और अब एमिली जैसन की फ्रेंड बनकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और पूछती है कि बदले में आप हमें क्या दोगे। जैसन कहता है कि मुझे खुद कुछ नहीं पता कि दादाजी ने मेरे लिए क्या छोड़ा है, लेकिन मुझे जो कुछ मिलेगा उसका एक हिस्सा मैं आप दोनों को जरूर दूंगा, प्रॉमिस। एलेक्सिया कहती है कि तुम इस बच्ची की बात को सीरियसली मत लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब जैसन एलेक्सिया और एमिली को लेकर हैमिल्टन के सामने आ जाता है और कहता है कि इस बच्चे का नाम एमिली है और ये मेरी सच्ची दोस्त है। हैमिल्टन एमिली से पूछता है कि क्या सच में तुम इसकी जिगरी दोस्त हो, इसके लिए कुछ भी करोगी तुम। एमिली तो बहुत ही क्यूटली कहती है, हाँ दादू, मैं जैसन के लिए कुछ भी करूंगी, प्रॉमिस। उसके जवाब सुनकर हैमिल्टन अपनी स्माइल रोक नहीं पाता और अब हैमिल्टन एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो एक बच्ची सही, लेकिन 1 महीने के अंदर जैसन ने अपने लिए एक सच्ची दोस्त तो ढूंढी। इस तरह जैसन का दूसरा टास्क भी होता है पूरा। फिर जैसन ऑफिस में रखे कुछ फोटोज को देखता है जिसमें उसके दादाजी हॉवर्ड, हैमिल्टन और दूसरे लोग होते हैं। तब हेस्टिंग्स उसे बताती है कि हैमिल्टन और हॉवर्ड कितने क्लोज फ्रेंड्स थे। इतना ही नहीं, जब हैमिल्टन के दोनों किडनीज फेल हुए थे तो हॉवर्ड ने उसको अपना एक किडनी भी डोनेट किया था। इतने क्लोज थे दोनों और बिजनेस में पार्टनर्स भी, और इसीलिए दादाजी को हैमिल्टन पर इतना विश्वास था और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को उन्होंने हैमिल्टन के भरोसे छोड़ दिया। फिर दादाजी का अगला वीडियो प्ले किया जाता है। जैसन ने जो गस्टो की जमीन पर फेंस लगाने का काम पूरा किया था ना, उसके लिए जैसन को एक छोटी रकम दी जाती है और तब दादाजी वीडियो में कहते हैं कि तुमने मेरे दोस्त गस्टो के लिए जो काम किया उसकी ये सैलरी है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि रकम को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये
सब बिना जाने तुम इतने दिन किसी तरह पैसों को पानी की तरह बहा रहे थे। उसकी लिस्ट है मेरे पास। वैसे एक होटल में खाने के बाद तुमने टिप्स के तौर पर 20 लाख रुपए दिए थे। फिर फ्रेंड को पार्टी देना, उनके साथ टूर पर जाने के लिए लाखों में खर्चा करते रहे। लेकिन वो पैसे जो तुमने उड़ाए वो तुम्हारी मेहनत के नहीं थे। लेकिन अब ये पैसे, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, और शर्त यह है कि इसमें से एक भी पैसा तुम अपने लिए खर्च नहीं करोगे, बल्कि जिसे इन पैसों की जरूरत होगी उस इंसान के लिए तुम इसे खर्च करोगे। ऐसा करके तुम क्या सीखोगे, वही होगा तुम्हारा अगला गिफ्ट। जैसन हैमिल्टन से कहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इससे किसकी मदद कर रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए लूं तो क्या होगा। हैमिल्टन फिर हंसता है कि 24 घंटे हमारे आदमी तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हम सब जानते हैं। सुनकर जैसन को बड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग तो हर पल मुझे वॉच कर रहे हैं यार। वो पैसे लेकर सीधे पार्क में जाता है जहाँ वो उस भिखारी को पैसे देने वाला होता है, लेकिन वो किसी का बैग चुरा कर लाया होता है और जैसन को देखते ही उस बैग को फेंक कर भागता है। तब जैसन उस बैग के अंदर एलेक्सिया और एमिली की फोटो देखकर समझ जाता है कि ये तो एलेक्सिया का बैग है। उसमें एक हॉस्पिटल का बिल भी होता है। जैसन बैग लेकर उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि शायद एमिली को कोई बहुत बुरी बीमारी है। जैसन से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो चुपके से बैग रख कर आ रहा होता है कि एलेक्सिया आ जाती है। जैसन कहता है कि पार्क में उस भिखारी के पास आपका बैग था, उसी को लौटाने आया था मैं। वैसे एमिली को क्या हो गया है? और तब वो बताती है कि एमिली को कैंसर है और डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट ट्राई किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत दुखी होती है अपनी बच्ची के लिए और लाइफ में पहली बार जैसन किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझता है, उनके लिए सहानुभूति महसूस करता है। वो अपने पैसे इन्हीं को देने का फैसला करता है क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट के लिए $1600 चाहिए होते हैं, जो कि एलेक्सिया के पास नहीं है। तब जैसन कहता है कि मैं वो बिल भर देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन एलेक्सिया कहती है अगर तुम्हें इतनी बड़ी रकम मिली है तो जरूर ये भी तुम्हारे दादाजी का दिया हुआ कोई टास्क होगा। आगे से अपने टास्क के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल मत करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। सुनकर जैसन को बुरा भी लग जाता है यार, और वो नीचे आ जाता है। तब रिसेप्शन के पास एक आदमी न्यूज़पेपर खोलकर अपना मुंह छुपाकर बैठा होता है। जैसन समझ जाता है कि ये पक्का मुझ पर नजर रखने वालों में से कोई होगा। वो पेपर हटाकर कहता है कि तुम ये देखने बैठे हो ना कि मैं इन पैसों को कैसे खर्च करता हूँ, राइट? एलेक्सिया को $1600 की जरूरत है, इसमें $1500 है। तुम एक काम करो, अपनी जेब से $100 डालो और एलेक्सिया का बिल भर दो और हैमिल्टन से कह देना कि मैं मेहनत से वो $100 वापस दे दूंगा। और उसी दिन वो न जाने कैसे और पता नहीं कहां से $100 कमाकर हैमिल्टन के आगे डाल देता है, और वो भी चिल्लर में। अब हैमिल्टन को समझ में नहीं आता कि जैसन ने काम करके ये पैसे कमाए हैं या उसने भीख मांगी है। खैर, पैसों की अहमियत क्या होती है, कम से कम ये तो जैसन समझ ही गया था, इसलिए हैमिल्टन उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है। और तो और, जैसा इन्होंने कहा था, जैसन ने वाकई में उन पैसों को अपने लिए नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद के लिए खर्च किए थे। तो अब हैमिल्टन उसको अगला टास्क दिखाता है। वीडियो में दादाजी कहते हैं कि एक पूरा दिन तुम अपने परिवार के साथ बिताओ तो तुम्हें फैमिली की अहमियत समझ में आएगी बेटा। अब जैसन ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे करना पड़ता है। जैसन एमिली को देखने हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि वो चर्च में है। वो वहीं जाता है जहाँ वो प्रे कर रही होती है और रोती भी है, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। उसे फिक्र होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को कौन ख्याल रखेगा। तब वो जैसन से पूछती है कि क्या मेरे बाद आप मेरी माँ का ख्याल रखेंगे, और जैसन से उसका दुख देखा नहीं जाता। वो उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि एक बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। कीमोथेरेपी भी काम नहीं कर रही है। आप प्लीज किसी भी अंजाम के लिए तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर एलेक्सिया तो टूटकर रोने लग जाती है कि ऐसा कैसे कह रहे हैं यार डॉक्टर। जैसन भी उसका दर्द समझ पाता है और उसे शांत करने लगता है। तब एलेक्सिया बताती है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और वो सिंगल पेरेंट होकर अपनी बच्ची को पाल रही थी। जैसन थोड़ा थोड़ा करके बात को बदलकर उसे हंसाता भी है, जिससे कि उसका दिल जरा हल्का हो जाए। फिर थैंक्सगिविंग के लिए वो अपनी पूरी फैमिली को बुलाता है। वो एलेक्सिया को भी शामिल होने को कहता है, लेकिन वो तो अपनी बेटी के पास रहना चाहती है ना इस मोमेंट में। पर एमिली कहती है कि प्लीज माँ, मेरे लिए एक बार आप जैसन के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर लीजिए ना। और तब जाकर एलेक्सिया जैसन के साथ जाती है। वहाँ पूरा परिवार साथ होता है तो लगता है उन्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी सब अपने बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे की कमियां बताकर ताने मारते हैं। एलेक्सिया तो हैरान होती है कि ये कैसी फैमिली है। अब वो लोग जैसन से पूछते हैं कि कहीं पापा ने तुम्हें कोई सीक्रेट प्रॉपर्टी तो नहीं दी है जिस वजह से तुम इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। इस पर सभी हंस पड़ते हैं और इसी बीच जैसन का वो डिवाइस नीचे गिर जाता है और जैसन का कजन उसमें एक वीडियो को प्ले कर देता है। उसमें दादाजी जैसन को मिलने वाले अल्टीमेट गिफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसन उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सबने सब बातें सुन ली थी। जैसन का ताऊ पूछता है कि बेटा, ये पापा किस अल्टीमेट गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं? जैसन कहता है कि देखिए, वो मेरे और दादाजी के बीच का मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। और तब सबसे बड़ा ताऊ कहता है कि वो पहले हमारे पापा बने, फिर जाकर तुम्हारे दादाजी बने, समझे? उनकी प्रॉपर्टी तो हम ही को मिलनी चाहिए, हम कोर्ट में जाएंगे। जैसन तो गुस्से में एलेक्सिया को लेकर वहां से आ जाता है।
एलेक्सिया पूछती है कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ था। तब जैसन बताता है कि मेरे पापा मर चुके हैं और उसके जिम्मेदार मेरे दादाजी ही थे। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मुझे जो अल्टीमेट गिफ्ट देना चाहते हैं वो मुझे चाहिए, इसीलिए मैं उनके बताए हुए टास्क पूरा कर रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्सिया दुखी हो जाती क्योंकि उसे लगता था कि जैसन एक भला आदमी है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो भी दादाजी की बेटों की तरह उनके पैसों के पीछे पड़ा हुआ है और लालची आदमी है। ये रियलाइज करने के बाद उसका चेहरा तो एकदम से उतर आता है और कहती है कि उस दिन तुमने जो हॉस्पिटल का बिल भरा था उसे मैं जल्दी लौटा दूंगी तुम्हें, कहकर वो चली जाती है। जैसन तो उसको रोक भी नहीं पाता, और क्योंकि जैसन ने अपने परिवार के साथ एक दिन बिताया था तो उसका ये टास्क पूरा हुआ। अगले टास्क के तौर पर हैमिल्टन जैसन को दादाजी का लिखा हुआ एक लेटर देता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जैसन को उस जगह जाना है जहां उसके पापा की मौत हुई थी। आज तक जैसन समझ रहा था कि उसके पापा की मौत की वजह दादाजी थे, लेकिन दादाजी चाहते थे कि वो खुद जाकर ये जाने कि उसके पापा की मौत का असली कारण क्या था। जैसन वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन हैमिल्टन उसे कन्विंस करता है और तब वो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर नाम के देश जाता है जहां पे उसके पापा की मृत्यु हुई थी। लेकिन जाने से पहले वो एमिली और एलेक्सिया को देखने हॉस्पिटल भी आता है, क्योंकि एलेक्सिया गुस्से में चली गई थी ना उस समय, इसीलिए जैसन को उसे फेस करने की हिम्मत तो नहीं होती वैसे, लेकिन फिर एमिली उससे बात करने आती है। तब जैसन बताता है कि मैं साउथ अमेरिका जा रहा हूँ, लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसीलिए तुम्हें और एलेक्सिया को देखने आया था। एमिली कहती ठीक है, जाना है तो जाइए, लेकिन क्रिसमस से पहले जरूर लौट आइएगा। जैसन भी कहता है ठीक है और वो निकल जाता है। फिर वो इक्वाडोर पहुंच जाता है जहां उसका अच्छा स्वागत होता है। वहां दादाजी के नाम से एक लाइब्रेरी भी होती है। तो वहां की इंचार्ज जैसन को बताती है कि तुम्हारे दादाजी और पापा यहाँ कैसे आए और क्यों आए। दरअसल दोनों इस जगह ऑयल बिजनेस के सिलसिले में आए थे और उस दौरान वो इस गांव में ठहरे थे, लेकिन तब दादाजी ने यहाँ के लोगों के लिए काफी फैसिलिटीज बना कर दी, यहाँ तक कि उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई। इसी वजह से यहाँ के लोग जैसन के दादाजी को बहुत इज्जत देते थे। जब जैसन छोटा था ना, तो उसने दादाजी को और पापा को एक लेटर लिखा था। उस समय दोनों इक्वाडोर में थे। उसके पास दोस्तों वो लेटर भी होता है जिसे वो देती है जैसन को। तो उस रात जैसन उस लेटर को पढ़ता है। पापा के मरने के एक दिन पहले ही जैसन ने ये लेटर लिखा था। जैसन को उन दिनों की याद आ जाती है देखकर, जब जैसन को दादाजी से बहुत प्यार था, लेकिन पापा के मरने के बाद से वो दादाजी से नफरत करने लगा था। उस गांव के लोग जैसन को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी उसके दादाजी को देते थे। जैसन वहाँ कुछ दिन रहता है और उस लाइब्रेरी के लिए कई नई बुक्स भी खरीद कर देता है। उस गाँव में एक गाइड होता है जो जैसन की पापा की मौत के दिन उनके साथ था। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। जैसन कहता है कि आप मुझे प्लीज उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर पापा की मौत हुई थी। गाइड कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो एरिया टेररिस्ट से घिरा पड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगले दिन जैसन बिना बताए एक जीप में उस जगह के लिए निकलता है, पर गाइड जानता था कि जैसन ऐसा करेगा। वो भी उस जीप में छुपा होता है और जैसन के साथ साथ जाता है। बहुत दूर सफर करके एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वहाँ क्रैश हुई हालत में एक प्लेन होता है जिसके आसपास पेड़ पौधे हो गए होते हैं। गाइड बताता है कि जब तुम्हारे पापा और दादाजी यहाँ पर तेल के बिजनेस के लिए आए थे तो तुम्हारे पापा ने यूं ही मस्ती के लिए एक प्राइवेट जेट को चलाया। हालांकि उन्हें ठीक से फ्लाइंग नहीं आती थी, इसी वजह से प्लेन की दुर्घटना हुई और तुम्हारे पापा क्रैश में मर गए। अब दादाजी नहीं चाहते थे कि जैसन को ये बात पता चली कि उसके पापा की गलती की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए उन्होंने फिर अपने परिवार को ये बताया था कि इक्वाडोर में कोई प्लेग फैल गया था और यहाँ मेडिकल सप्लाईज देने के लिए दादाजी ने जैसन के पापा को भेजा और तब ये एक्सीडेंट हुआ और जैसन के पापा मर गए। इन्हीं बातों को जैसन भी सच मान रहा था आज तक, और इसी वजह से उसको दादाजी से नफरत थी, गुस्सा था कि अगर दादाजी पापा को वहाँ नहीं भेजते तो पापा जिंदा होते। उन्होंने इस गाइड को भी बताया था कि मेरी मौत के बाद मेरा पोता यहाँ पर आएगा, तभी उसको सच का पता चलना चाहिए। गाइड ये बातें बताता है तो जैसन रियलाइज कर लेता है कि इतने दिन वो अपने दादाजी को कितना गलत समझ रहा था। उसके पापा की मौत का कारण दादाजी नहीं, बिल्कुल खुद उसके पापा थे, उनकी गैर जिम्मेदारी थी। ये जानकर जैसन बहुत ही परेशान हो जाता है। इतने में टेररिस्ट इनको घेर लेते हैं और गन पॉइंट पर इन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो इन्हें अपनी जगह पे लेके जाते हैं और छोटे से कमरों में दोनों को बंद कर देते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं छोड़ते और कमरे के अंदर ही खाना पानी सब दिया जाता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद हैमिल्टन और हेस्टिंग्स को खबर मिलती है और वो एलेक्सिया को दिलासा देते हैं कि हम जैसन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। जैसन का होलिया एकदम बदल चुका था, वो कमजोर पड़ चुका था। 1 महीने इस छोटे से कमरे में पड़ा पड़ा वो पागल हो गया था। हर वक्त बड़बड़ाता रहता है। इतना दर्द, इतना दुख उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। उसे लगता है कि शायद मैं यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। अचानक एक दिन वो टेररिस्ट इन्हें बाहर लेकर आते हैं। जैसन की तरह यहाँ और भी कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। सबको बाहर लाकर वो आसमान की ओर शूट करते हैं। सब डर जाते हैं कि कहीं ये हमें जान से मारने वाले तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, आज जी भर के सेलिब्रेट कर लो क्योंकि कल तुम सबकी मौत आनी है। वो सभी को शराब भी पिलाते हैं और फिर उन्हें बंद कर देते हैं। लेकिन जैसन देखता है कि उसके कमरे का लॉक ठीक नहीं लगाया गया। कुछ देर के बाद जैसन धीरे से दरवाजा खोलता है तो देखता है टेररिस्ट्स भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में खूब पीकर फ्लैट हो चुके थे। नशे में कोई उठ नहीं पाता। पहले तो जैसन खुद बच निकलता है, लेकिन वो वापस आता है क्योंकि वो गाइड को भी बचाना चाहता था।
उसे एक पेड़ पर बांध कर रखा होता है। जैसन पहले उसको खोलता है और फिर दोनों वहां से बचकर निकलते हैं। अब जैसन अपनी मौत को बहुत करीब से देख चुका होता है क्योंकि वो मौत से बचकर आया था। फिर वो वापस यूएस आ जाता है, लेकिन इक्वाडोर में जो हुआ वो उसके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होता है। उस दौरान जैसन ने बहुत कुछ सीखा भी होता है। एयरपोर्ट में जैसन को देखने के बाद ही एलेक्सिया की जान में जान आती है। वो बहुत डर गई थी कि कहीं जैसन को वहां कुछ हो तो नहीं गया। खुशी के मारे वो जैसन से लिपट जाती है। फिर जैसन घर आकर दादाजी के लेटर्स को देखता है जिसमें उन्होंने जैसन को ये बताने की कोशिश की थी कि उसके पापा की मौत का कारण दादाजी नहीं थे। बहुत इमोशनल होकर उन्होंने ये लेटर्स लिखे थे, लेकिन जैसन को उनसे जो नफरत थी उस वजह से उसने अब तक वो लेटर खोलकर पढ़े भी नहीं थे। लेकिन अब सच जानकर वो उन लेटर्स को पढ़ता है। वो समझ पाता है कि दादाजी अपने बेटे को खोकर कितने दुखी में थे, लेकिन उस दुख को भुलाकर अपने पोते की खातिर उन्होंने क्या क्या किया। अब ये पढ़कर जैसन बहुत इमोशनल हो जाता है कि जिस आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा उनसे मैं नफरत करता रहा, बताओ। और तो और जैसन जो बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान था, उसे इस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं तो उसका क्रेडिट दादाजी को ही दिया जाता है। और दोस्तों, ये सारे एक्सपीरियंसेस जरूर जैसन के लिए बड़े से एक बड़े गिफ्ट से कम नहीं है। उसके अंदर ऐसा बदलाव देखकर हैमिल्टन को भी बहुत खुशी होती है और वो भी इमोशनल सा हो जाता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके दोस्त ने उसे जो काम दिया था उससे वो बखूबी निभा पाया। फिर जैसन एमिली को देखने आता है क्योंकि उसने कहा था ना क्रिसमस से पहले आ जाना, लेकिन जैसन तो क्रिसमस के अगले दिन ही पहुंच पाया। वो डांटती कि मैंने क्या कहा था आपसे, क्रिसमस से पहले आने को कहा था ना, अब क्यों आए आप। तो जैसन उसको कोई टॉय देकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती कि मुझे टॉय नहीं चाहिए, मुझे हॉर्स राइडिंग करने का मन कर रहा है। वो बड़े चाव से पूछती है तो जैसन तुरंत हैमिल्टन को कॉल करके पूछता है कि दादाजी का प्राइवेट जेट है क्या, मुझे रेंट पे दे दीजिए, मैं गस्टो के गांव जाना चाहता हूँ। अगले सीन में वो एमिली और अलेक्सिया को लेकर जेट में गस्टो के घर आ जाता है। लगता है वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन अभी तक चल रहा है। पहले तो गस्टो ने क्रिसमस विश करता है। एमिली तो बड़ी खुश होती है, लेकिन अलेक्सिया दुखी लगती है क्योंकि वो नहीं जानती कि अगले क्रिसमस तक एमिली रहेगी भी या नहीं। अगले दिन वो हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं। एमिली बहुत इंजॉय करती है और एमिली के सामने ही जैसन और अलेक्सिया एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं और किस भी करते हैं। एमिली को फिक्र थी कि उसके बाद उसकी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका कौन ख्याल रखेगा, लेकिन अब उसको तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, मेरे जाने के बाद मेरी माँ का साथ देने के लिए कोई तो है। इस वजह से वो बड़ी खुश होती है। एक ही दिन में एमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं और वो भी जैसन की वजह से बहुत खुश और इमोशनल होकर वो जैसन से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इतनी सारी खुशी एक साथ देने के लिए थैंक यू। कहते कहते वो रोने लग जाती है तो जैसन भी इमोशनल हो जाता है और उसे उठाकर कमरे में लेकर जाता है। उस रात जैसन एक फैसला लेता है। अगले दिन वो हैमिल्टन और दूसरों को बताता है कि अब तक उसने जो दादाजी के द्वारा टास्क पूरे किए उनके द्वारा उसने क्या सीखा, लाइफ को वो किस तरह समझा। उसे पहले ये लगा था कि जब हाथ में पैसे होंगे तो आसपास मंडराने वाले लोग सच्चे दोस्त होंगे, लेकिन दादाजी के टास्क ने उसे बता दिया कि असली दोस्ती कौन है और सच्चा प्यार क्या होता है। वो यही कहते हैं, अब मेरी समझ में आ गया कि ये सारे टास्क देकर, इतने सारे एक्सपीरियंसेस देकर, लाइफ लेसन देकर दादाजी ने मुझे सच में अल्टीमेट गिफ्ट दिया है। यही है मेरा अल्टीमेट गिफ्ट। उसकी बातें और उसमें बसी हुई मैच्योरिटी और सुलझी हुई सोच देखकर हैमिल्टन ही नहीं बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। हैमिल्टन कहता है कि बेटा तुम 5 मिनट बाहर वेट करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा उसके बाद। जैसन बाहर चला जाता है। अंदर ये लोग कुछ डिस्कस करते हैं और फिर जैसन को बुलाते हैं। हैमिल्टन बहुत इमोशनल होकर कहता है कि शुरू में तुम्हें टास्क देते हुए हमें शक था कि तुम इन टास्क को पूरा करने के काबिल हो भी या नहीं, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस कदर बदल जाओगे और जैसा तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बदलने की कोशिश की थी तुम उसी तरह के अच्छे इंसान बन गए हो। बेटा अब दादाजी के दिए हुए सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जिन्हें तुमने बखूबी कर दिखाया, और इसके लिए तुम्हें जो अल्टीमेट गिफ्ट मिलने वाला है वो जानते हो क्या है? $100 मिलियन। तुम जीत गए बेटा। लेकिन अब जैसन को लगता है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। वो फैसला करके आया था कि लाइफ में पैसे नहीं, अनुभव, सच्ची दोस्ती, सच्चे रिश्ते सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये लोग उसको पैसे देकर फिर से बदलना चाहते हैं। लेकिन तब हेस्टिंग्स भी कहती है कि तुम्हें इस माइंडसेट के साथ देखकर हम सबको बड़ी खुशी हुई है। पैसे बुरे नहीं होते, बस उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान अच्छे या बुरे होते हैं। तुम अच्छे हो, इसीलिए हमें पता है कि तुम इन पैसों का भी अच्छा और सही इस्तेमाल करोगे, इसीलिए इनको ले लो और वो सब करो जो तुम करना चाहते हो। लाइफ में आगे बढ़ो और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलो। उसके प्रोत्साहन से जैसन वो चाय ले लेता है और वापस अपने अपार्टमेंट की ओर आने लग जाता है। अब वो किसी बिल्डिंग का प्लान बना रहा होता है, तब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वो जान चुकी थी कि अब जैसन के पास फिर से पैसे आ चुके हैं, इसीलिए वो उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करती है। पहले की बात होती तो जैसन को बड़ा गुस्सा आता अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं होता और ना ही रिएक्ट करता है, उसे इग्नोर कर देता है, जैसे कि अब ना जैसन को इससे प्यार है और ना नफरत। वो जैसन के लिए एक अजनबी लड़की है, बस इतना। तो अगले सीन में वो एक बिल्डिंग का प्लान बनाता है और मीटिंग में प्रेजेंट करता है। वहाँ हैमिल्टन, हेस्टिंग्स, अलेक्सिया सभी होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स भी बैठे होते हैं। असल में जैसन ने किसी बिजनेस के लिए इस बिल्डिंग का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि ये एक एमिली होम नाम से एक हॉस्पिटल होगा
जिसमें एमिली जैसी बच्चों का ट्रीटमेंट होगा, वो भी फ्री में। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा $350 मिलियन और वो कहता है कि मैं 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा, बाकी के 250 मिलियन के लिए मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए। सुनकर तो हैमिल्टन जरा चौंक जाता है, क्योंकि उसने जैसन को अपने बिजनेस के लिए 100 मिलियन दिए थे, लेकिन वो उसका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करने वाला, बल्कि बच्चों के लिए फ्री हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। जैसन के बारे में सुनकर बहुत प्राउड फील करता है वो, क्योंकि दादाजी ने जैसन के लिए जो कुछ सोचा था, जैसन तो उससे कई ज्यादा अच्छे दिल वाला इंसान निकल गया। तब वो जैसन से कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी के ट्रस्ट से भी इस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करूंगा। और तब एलेक्सिया को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो टेंशन में बाहर जाती है। जैसन भी उसके पीछे जाता है और तब पता चलता है कि एमिली चल बसी। दोनों टूट जाते हैं बेचारे। कुछ महीने के बाद दिखाते हैं कि एमिली होम हॉस्पिटल की नींव का पत्थर रखा जाता है। हैमिल्टन जैसन से कहता है कि अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो तुम में ऐसा बदलाव देखकर बहुत खुश होते, बहुत ही प्राउड फील करते। पर मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ, जब वक्त मिले तो मेरे ऑफिस आ जाना, कहकर वो चला जाता है। जैसन भी हैमिल्टन से मिलने जाता है और वहां वो जैसन को एक वीडियो फुटेज प्ले करके दिखाता है। उस दिन एमिली की ट्रीटमेंट के लिए जैसन को $1600 की जरूरत थी, लेकिन उसके पास सिर्फ $1500 थे। उसने कहा था कि $100 हैमिल्टन से ले लेना, मैं बाद में हैमिल्टन को दे दूंगा। उसी शाम जैसन ने $100 हैमिल्टन को लौटाए, और वो भी चिल्लर में। जैसन ने वो पैसे कैसे जोड़े, उसकी हैमिल्टन ने वीडियो बनवाई थी, क्योंकि उस वक्त जैसन को वो 24 घंटे मॉनिटर कर रहा था। यही वीडियो है जो वो जैसन के लिए प्ले करता है। उसमें जैसन आते जाते लोगों से पैसे मांगता है, न्यूज़पेपर बेचता है, छोटे छोटे पौधे बेचता है, और इस तरह उसने वो $100 कमाए थे। ये देखकर दोनों हंस भी पड़ते हैं, और आखिर में जैसन को वो उस कमरे में लेकर जाता है जहां बैठकर दादाजी ने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की थी। उस कमरे में जाकर जैसन को ऐसा फील होता है जैसे उसके दादाजी यहीं पर हैं, उसके साथ। उस वीडियो में दादाजी कहते हैं कि अगर ये वीडियो प्ले किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने पोते से जो उम्मीद थी वो उससे कई ज्यादा अचीव कर चुका है, और अपने दादाजी को प्राउड फील बना चुका है। और बेटा, अब तक तुम भी मेरे बारे में समझ गए होंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुमने मेरे लेटर्स भी पढ़ लिए होंगे और समझ गए होंगे कि तुम्हारे पापा की मौत का कारण मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो 100 मिलियन दिए थे उसे तुमने अपने लिए खर्च ना करके दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए होंगे, इसलिए तुम ये आखिरी वीडियो देख पा रहे हो। और मुझे यकीन हो गया है कि मैं लोगों की भलाई के लिए जो अच्छे काम कर रहा था, और मेरी जगह पे मेरा पोता करेगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर सन जैसन। गुड बाय बेटा। इस तरह बहुत ही इमोशनल एंड होता है दादाजी की आखिरी वीडियो का। जैसन इमोशनल होकर रो भी देता है, और तब हैमिल्टन कहता है कि बेटा, ये अंत नहीं है, कहकर वो बॉक्स में से एक और वसीयत निकाल कर पढ़ता है। उसके अनुसार दादाजी की कंपनी के तहत लगभग 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे उन्होंने जैसन के नाम कर लिया था, और अब हैमिल्टन ने उस पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी जैसन को दे दी है। जैसन तो एकदम हिल जाता है। सो मिस्टर जैसन, अब तुम ही हो इस कंपनी और अपने दादाजी की इस पूरी प्रॉपर्टी के ओनर और इस कंपनी के डायरेक्टर। इस दिन के इंतजार में इतने साल इस जिम्मेदारी को निभाता रहा मैं, और अब मैं खुश हूँ कि ये कंपनी और इससे जुड़े हुए ट्रस्ट तुम जैसे काबिल और अच्छे इंसान के हाथ में जा रहे हैं। तब हेस्टिंग्स हैमिल्टन से पूछती है कि आगे का क्या प्लान है। हैमिल्टन कहता है कि और क्या, अब हम दोनों कहीं वेकेशन पे जाके मस्त एंजॉय करेंगे। लगता है दोस्तों इन दोनों के बीच एक लव स्टोरी चल रही है। यहाँ जैसन अपने अपार्टमेंट के नीचे अकेला बैठा होता है, तब एलेक्सिया आती है और दोनों बैठकर मजे से बातें कर रहे होते हैं। आखिर में किस भी करते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए, वैसे मूवी दोस्तों 3 पार्ट्स में, द अल्टीमेट गिफ्ट, द अल्टीमेट लाइफ एंड द अल्टीमेट लेगेसी। तीनों बढ़िया मूवीज हैं। पार्ट 1 यहाँ हम देख चुके हैं। पार्ट 2 यानी द अल्टीमेट लाइफ में ये बताया गया कि दादाजी ने किस तरह एक मजदूर के रूप में लाइफ की शुरुआत की, और फिर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस बिजनेस साम्राज्य की स्थापना की। ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है वैसे। और पार्ट 3 द अल्टीमेट लेगेसी, ये भी बहुत ही बढ़िया और मोटिवेटिंग मूवी है। हम बाकी के 2 पार्ट्स भी लाना तो चाहते हैं, लेकिन आप देखना पसंद करोगे या नहीं ये कमेंट्स में बताइए। और जितने ज्यादा कमेंट रिक्वेस्ट्स होंगे उन्हीं के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि 2 पार्ट्स आगे के लाने हैं या फिर नहीं। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो भाई लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।